अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप में से कुछ लोगों के ऐसा लगता है कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, जो क्लियर होने हैं। मैंने कहा भी था, शायद मैसेज डाला था मैंने कि आप में से जिसका जो डाउट हो वो आप लिख लीजिएगा ताकि उसको क्लियर करना आसान हो। तो आइए, पहले वही स्टूडेंट आइए, प्रैक्टिस बाद में कराई जाएगी। जिनको डाउट्स हैं, किस चीज के बारे में आपको डाउट है, कौन सा सेंटेंस है जिसके बारे में आपको डाउट है। हम्म। आइए सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर, उस दिन आपने जो एक क्वेश्चन बोला था, मोबाइल किसके पास है? तो हम्म। सर वो है मोबाइल, तो समझ में नहीं आ रहा हु की मीन्स कौन होता है। तो हमने हु से बनाया था। देखिए, सबसे मेन चीज, एक बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। इस सवाल को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, और सब लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। एक जबान है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, और एक जबान है फॉर एग्जाम्पल आपकी उर्दू। उर्दू, ये दोनों जबानें अलग, दोनों जबानों का मिजाज अलग है। अच्छा, जाहिर है जब दोनों जबानें अलग हैं तो दो लोग होते हैं तो उनका भी मिजाज अलग होता है। अब घर में आपने देखा होगा, दो बहनें होती हैं, दो भाई होते हैं, दोनों का मिजाज अलग होता है। एक को कोई चीज पसंद होती है, दूसरे को कोई दूसरी चीज पसंद होती है। ठीक है, तो एक है जबान इंग्लिश और एक है उर्दू। ये दोनों जबानें अलग अलग। आप इसको यूं समझिए, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं जी कि सर। ये एक अलग कंट्री है, एक अलग मुल्क है, ये एक अलग मुल्क है। एक बंदा जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो जिस मुल्क में जा रहा है वहां के टर्म्स कंडीशन, वहां की शराइत को फॉलो करना पड़ता है, तब वो एंट्री देता, वरना एंट्री नहीं देता। ठीक है, अब देखिए, ये मैं आपको बहुत गहरी बात समझाना जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये आज समझ में आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों की सोल्व हो जाएंगी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये एक अलग लैंग्वेज है, ये एक अलग मुल्क है, ये एक अलग मुल्क है। अगर कोई बंदा यहाँ का रहने वाला यहाँ जाना चाहता है तो इस जाने वाले बंदे के लिए जरूरी है कि ये जहां जा रहा है वहां के शराइत को पूरा करे। जब यहाँ के शराइत को पूरा करेगा, यहाँ के टर्म्स और कंडीशन को पूरा करेगा, तब जाकर यहाँ एंट्री मिल पाएगी, वरना एंट्री नहीं होगी। इसी तरीके से कोई यहाँ पर रहने वाला बंदा अगर चाहता है कि वो यहाँ आए, तो यहाँ आने के लिए यहाँ वाली जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर एंट्री हो पाएगी, वरना नहीं होगी। ये बात अगर आपके समझ में आ गई इतनी सी, तो मैं अब अगली बात पे चलता हूँ, वो देखिएगा। अगली बात ये है कि हर जबान का एक अलग मिजाज है। अंग्रेजी का अलग है, हिंदी का अलग। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जबान को मुझे उर्दू में अगर कन्वर्ट करना है, तो मुझे इंग्लिश के अल्फाज को मैं यहाँ कन्वर्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसका जो सेंस, उसका जो एक मफहूम निकल कर आएगा, वही कन्वर्ट कर कर इसमें एंट्री कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ वर्ड टू वर्ड में इधर एंट्री कर लूँ, बहुत मुश्किल हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल इस तरह हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका इधर जाना मुश्किल हो जाएगा वर्ड टू वर्ड, और इसका इधर आना मुश्किल हो जाएगा वर्ड टू वर्ड। वर्ड ना तो वर्ड एग्जैक्ट इधर जाएंगे और ना इससे इधर आएंगे, सेंस एक दूसरे में चला जाएगा। कैसे जाएगा उसका एक एग्जाम्पल। ये बहुत अच्छा सवाल किया बच्ची ने। देखिए एग्जाम्पल इसका है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये कहना है मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, जी नहीं लग रहा है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है कि मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस है उर्दू जबान का, करेक्ट। इस उर्दू जबान के सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, ले जाना चाहता हूं इंग्लिश की दुनिया में। मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, ये उर्दू सेंटेंस है, इसको मैं कन्वर्ट करके ले जाना चाहता हूं अंग्रेजों की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में। अब आप देखिए, मैं मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। अब देखिए मैं अंग्रेजी बना रहा हूं इसका। सबसे पहले कौन नहीं लग रहा है, मेरा दिल, तो माई हार्ट। नहीं लग रहा है, इज नॉट फिक्सिंग या इज नॉट फिटिंग। लगने के लिए तो फिट ही वर्ड यूज होता है ना, ये फिक्स आता है किसी चीज को फिक्स करना। तो माई हार्ट इज नॉट फिटिंग, पढ़ाई में तो इन स्टडी। और अगर किसी अंग्रेज के सामने बोल दिया कि सर माई हार्ट इज नॉट फिक्सिंग या इज नॉट फिटिंग इन स्टडी, तो हंसते हंसते पागल हो जाएगा वो। तो भैया ये अंग्रेज कहाँ से आ गया, ये तो हमारे आबा और अजदाद ने भी नहीं सिखाई ऐसी अंग्रेजी, तो ये बोल रहा है। ठीक है, पता क्या चला। अच्छा, यहाँ क्या किया मालूम है, यहाँ हुआ ये है कि ये जो उर्दू जबान है, इसके अल्फाज को कि मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, उर्दू सेंटेंस है, इसको मैंने कन्वर्ट किया अंग्रेजी में वर्ड टू वर्ड। वर्ड मैंने कन्वर्ट कर दिए, तो वर्ड कन्वर्ट हुए माई हार्ट इज नॉट फिटिंग, इज नॉट फिक्सिंग इन स्टडी, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। जबकि यहां मैं अगर वर्ड ऐसे ही बदलता रहूंगा और वर्ड्स को इसी तरह कन्वर्ट करता रहूंगा दूसरी जबान में, तो फिर सामने वाले मेरे ऊपर हंसेंगे। वो ये कहेंगे कि वाह जी वाह, गजब की अंग्रेजी बोलते हैं भाई साहब, अलग ही कंपनी का निकाल कर लाए, लॉन्च किया नया, इस तरह का लाए। अब देखिए, अब होगा क्या, आपने उर्दू जबान से अंग्रेजी जबान में जो चीज कन्वर्ट की है वो वर्ड्स कन्वर्ट कर दिए, जिसकी अंग्रेजी इजाजत नहीं देती आपको। आपको इस मफहूम को और इस सेंस को वैसे बोलना पड़ेगा जैसे अंग्रेज बोलते हैं, जैसे उस अंग्रेजों की दुनिया में इस सेंटेंस को बोला जाता है वैसा बोलना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपकी बात सही होगी। अच्छा सर, अब सवाल ये होगा सर बोलना कैसे है फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को। उसका जवाब ये है कि इस सेंटेंस को जो आपको बोलना है वो इस जबान से जब यहां कन्वर्ट आप कर रहे हैं तो सेंस कन्वर्ट करिए आप, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंस कैसे कन्वर्ट होगा, सेंस कन्वर्ट होगा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। अब आप देखिए, अंग्रेजी के अल्फाज बिल्कुल अलग हैं उर्दू के अल्फाज से। उर्दू के अल्फाज हैं मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा है, तो जी नहीं लग रहा है, जी की अंग्रेजी नहीं आ रही, मेरे दिल की अंग्रेजी नहीं आ रही। इस वाले सेंटेंस में अगर मैं एक्चुअल में इसको बोल रहा हूं जो इंग्लिश के हिसाब से है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडीज, में तो दिल का तो जिक्र ही नहीं आया ना, कहीं मेरा दिल नहीं लग रहा है, तो मेरे दिल की अंग्रेजी कहाँ गई। मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि जब आप एक जबान से दूसरी जबान में चीजों को कन्वर्ट करते हैं तो इस जबान के बेआईनी ही अल्फाज या वर्ड्स कन्वर्ट नहीं होते बल्कि सेंस कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से यहां जो अंग्रेजी जबान है, इस अंग्रेजी जबान की जो चीज आप उर्दू में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो यहां पर आप जो कन्वर्ट करेंगे वो सेंस को करेंगे। वर्ड टू वर्ड अगर करेंगे तो बावला हो जाएगा आदमी, तो दूसरे लोग हंसेंगे। जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं। ये गुड़िया सोच रही हुई क्या नाम था इनका भाई, सबा।
सबा सोच रही होंगे कि सर मैंने तो एक सवाल किया था, आपने तो पूरा लेक्चर दे दिया। देखिए ऐसे ही होता है, जब एक चीज निकल के आती है तो उसको थोड़ा सा डीपली जाके ऐसा क्लियर करना पड़ता है ताकि दूसरों को भी कोई अगर शक हो शुबा हो तो बाकी ना रहे। ठीक है, अब आपके सवाल पे आते हैं। आपका सवाल ये है कि सर सेंटेंस है किसके पास फोन है, शायद यही था। क्या था, आप बताइए, आप क्या था आपका सेंटेंस। सभा को आप परमिशन दीजिए। सभा भाई बताइए। हु हैज मोबाइल, मोबाइल किसके पास है। देखिए सेंटेंस था सर उर्दू का, उर्दू का सेंटेंस है मोबाइल किसके पास है, यही था गुड़िया। जी हाँ, और आपको कंफ्यूजन क्या है यहाँ। सर, ये है कि मतलब हु का मीन्स तो कौन होता है, तो फिर। अच्छा ठीक। देखो गुड़िया का बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि सर ये जो हु वर्ड है, हु, इसका मीनिंग तो होता है कौन। तो जब इसका जी मीनिंग कौन है तो फिर हु हैज अ मोबाइल या हु हैज माई मोबाइल, माई फोन, मेरा मोबाइल मेरा फोन किसके पास है, तो यहाँ पर किसके कैसे ट्रांसलेशन हो गया इस हु का। हु हैज माई फोन फॉर एग्जाम्पल। अब ये गुड़िया का सवाल ये है कि सर यहाँ हु का मीनिंग आपने बताया कौन, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर हु का ट्रांसलेशन हो रहा है किसका या किसके, यही है ना। हाँ, ये प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि हमारे ये चीज समझ में नहीं आ रही ऊपर वाली, जी ये इसीलिए है गुड़िया। देखो हर जबान को जिसमें आपको कन्वर्ट करना है सेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज मुझे अगर अंग्रेजी में कहनी है कि मेरा मोबाइल किसके पास है तो मैं सेंस इसी तरह एक्सप्रेस करूंगा, हु हैज माई मोबाइल। अगर मैं अपनी उर्दू के ताबे रहकर उर्दू के ही अल्फाज को सोचकर कन्वर्ट करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अंग्रेजी का सीखना। ठीक है, जी सर। ये चीज आपके लिए सबके लिए जरूरी, जो मैंने इस देखो इस बच्ची की वजह से सब लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज आई है। ये मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे ख्याल से उनकी 50 किताबें हैं उनकी लिखी हुई, अरबी के बेहतरीन शानदार अदीब गजब के। ठीक है, उन्होंने ये बात समझाई थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने ये सवाल किया था उनसे कि हजरत हम अपने जो सेंटेंसेस बनाते हैं अरबिक के, फॉर एग्जांपल मुझे ये कहना है कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूँ, मतलब अरबी में बोलें अना अजहब लिकाइक, मैं आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूँ। तो इस तरह की कुछ चीजें ऐसी हुआ करती थी कि हम बोल कुछ रहे हैं लेकिन अरबी कुछ और बन रही उसकी। उन्होंने हमें ये समझाया कि बेटे ये चीज समझनी है आपको। आपको अगर ये समझ में आ गया कि एक जबान से दूसरी जबान में जब आप चीजों को कन्वर्ट करते हैं तो अल्फाज को कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिए, उसका मफहूम उसका सेंस कन्वर्ट करिए। ये यूं कह लो इसको कि यहाँ जिस चीज को आपके यहाँ जैसे बोला जा रहा है जरूरी नहीं है उसको भी वहां वैसे ही बोला जाएगा। हो सकता है वहां बोलने का इसी बात को अंदाज अलग हो और तरीका अलग हो। ये चीज समझनी बढ़िया। तो जैसे यहाँ पर है देखो हु का मीनिंग तो वही है जो आपने जी बताया, जी कौन। लेकिन ये सेंटेंस अगर मुझे बनाना है कि मेरा फोन किसके पास है तो यहाँ पर किसके पास के लिए मैं हु हैज ही लेकर आऊंगा। जी आया समझ में गुड़िया। जी। आगे सर, हु से नहीं बन सकता। है, हुज। हाँ देखिए हुज, हुज का मीनिंग होता है किसका। जी हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ड है हुज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखिए, हुज एक ऐसा वर्ड है कि जो अकेला इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ आपको कोई ना कोई एक नाउन कोई ना कोई इसम रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना किसका कलम, तो सेंटेंस बन जाएगा हुज पेन। तो ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, इसके साथ कोई ना कोई लफ्ज कोई ना कोई वर्ड आपको रखना पड़ेगा। किसका कलम, किसका पेन। अब इसको सेंटेंस में यूज करना, फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है आपके पास किसका कलम है, तो कुछ भी नहीं करना मुझे, हुज पेन डू यू हैव, हुज पेन डू यू हैव, यानी किसका कलम डू यू हैव आपके पास। इसी को हम बोलते हैं आपके पास किसका कलम। ठीक है गुड़िया।
शुक्रिया सर। एक और हमको पूछना था, जो आपने वे वाला पढ़ाया था जिस तरीके से, तो मैंने जैसे लिखा है सर, तुम इस तरह से क्यों बोलती हो जिस तरह से वो बोलती है, तो सर इसका क्वेश्चन में कैसे बनेगा? हाँ देखिए, सवाल वही बात है, उर्दू वाली ही बात आ गई यहाँ पर। देखिए, इस तरह से कौन बोलता है जिस तरह से आप बोलते हो, तो दो बार आ गया, एक तो इस तरह से और एक है जिस तरह से। तो ये हमारी जबान है, हम कितनी बार भी वर्ड को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होगा। मसलन मुझे कहना कि भाई जिस तरह से आप बोलते हो उस तरह से मैं नहीं बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। या क्या आप उस तरह बोलते हो जिस तरह मैं बोलता हूँ। अब देखिए, ये क्लियर करते हैं। तो क्या आप उस तरह बोलते हो जिस तरह मैं बोलता हूँ? डू यू स्पीक, डू यू स्पीक द वे आई स्पीक? अब सुनिएगा जरा, क्या आप बोलते हो उस तरह जिस तरह, ये सारा का सारा ट्रांसलेशन इसी के अंदर समाया हुआ, उस तरह और जिस तरह, द वे। क्या आप उस तरह खाना बनाते हो जिस तरह मैं बनाती हूँ? तो उस तरह और जिस तरह ये सब इसी में है। डू यू कुक फूड द वे आई कुक? ठीक है गुड़िया, इसी में आ गया। में यूज करना चाहते हैं WH फैमिली में, वो हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो किस तरीके से यूज होगा? ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली में आपको क्या यूज करना है गुड़िया? से कुछ भी यूज करके नहीं बन पा रहा, वे का मतलब सेंस नहीं बन पा रहा पूरा अच्छे से। मैं आपका असल में सवाल नहीं समझ रहा, सवाल फिर से करो सही से। सर हम जैसे हमने ये लिखा, तुम इस तरह से क्यों बोलती हो, तो ये हम यूज करना चाहते हैं WH फैमिली का वाई करके, तो मतलब वो अच्छे से सेंस नहीं बैठ पा रहा। ये बनेगा वो सेंटेंस, लाइक का वर्ड यूज करना पड़ेगा आपको। असल में है क्या गुड़िया, देखिए अंग्रेजी ना एक पूरा समंदर है, एक पूरा समंदर है। मैं कोई एक चीज आपको पढ़ा दूं, आपने कहीं और छोटी सी अलग और चीज पढ़ ली हो, तो आदमी कंफ्यूज होता है कि यार सर ने ये बताया था, हमने ये पढ़ा है, ये सर ने हमें ये नहीं बताया, फला टीचर ने ये बताया था। अगर आपका टीचर फॉर एग्जाम्पल दवे वाला तरीका बताया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके टीचर को फॉर एग्जाम्पल ये वाला तरीका नहीं मालूम मसलन, या वो बताना भूल गए। हालांकि लाइक का मुझे तभी बताना चाहिए था, मेरे जहन में था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, लाइक का मीनिंग भी ऐसे ही आता है, आप जैसे उर्दू में मिसल का लफ्ज आता है, मिसलू, आपकी तरह। ठीक है, तो लाइक के बाद जिस तरह भी हो वो ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस सेंटेंस को ये बना सकते हैं, वाई डू यू स्पीक, आप क्यों बोलते हो लाइक मी, मेरी तरह। वाई डू यू स्पीक लाइक जकरिया सर, आप क्यों बोलते हो जकरिया सर की तरह। तो लाइक के बाद जिसकी तरह, जिसकी तरह आपको बताना हो वो लगा सकते हो। तो आपने ये जी सवाल जी। किया था ना गुड़िया, कि जी आप जी। इस तरह क्यों बोलते हो, तो वाई डू यू स्पीक लाइक दिस। देखो दोनों का अलग अलग है। दवे का जो है वो बिल्कुल अलग है। दवे का मतलब ये है कि जिस अंदाज से, एक अंदाज वाला माने समझ लीजिए, और ये यूं समझ लो, इसको बहुत सब कुछ भूल जाओ आप। यूं समझ लो कि किसी की तरह या किसी के तर्ज पर कोई काम अगर बताना हो तो दवे का भी इस्तेमाल करते हैं, और लाइक दिस इस तरह का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आइए, वो सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है, शुक्रिया सर। और एनी डाउट? सर हमें वैन का पूछना था, वैन का मीन्स कब होता है, तो ये सब भी हो सकता है, जब जब का हुआ जैसे। ठीक है, अच्छा सवाल है। आप सवालात एक नहीं गुड़िया, हजार करिए, और आपके और डाउट्स हैं वही पूछना। ये बंदा इसीलिए है कि सारे डाउट्स क्लियर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है, उसको क्लियर करता हूँ। देखिए, व्हाट्सएप में असल में हमारे यहाँ बराबर में थोड़ी सी दूरी पे पानी का तालाब है। वहां से ना शाम में, रात में खासकर आजकल देख रहा हूँ मैं, थोड़े से बारीक बारीक से कीड़े ऐसे के अंदर घुस के आ जाते हैं, मुझे यहाँ परेशान करते हैं। वो टच स्क्रीन है पूरी है, इस पे चलते हैं तो वो
ड्रॉ कर देते हैं, पूरा नक्शा बना देते हैं। देखिएगा, सवाल बहुत अच्छा है गुड़िया का। सवाल ये है कि सर WH फैमिली में हमने एक वर्ड पढ़ा था वैन। इस वैन का माना आपने वहां पढ़ाया था कब। बिल्कुल सही। यस सर। लेकिन यहां जब आपने एक पैटर्न पढ़ाया, हाउ डू यू फील व्हेन यू कम हियर, हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम हियर, जब आप यहाँ आते हो। सर वहां तो आपने पढ़ाया है व्हेन का मीनिंग कब, और यहाँ पढ़ा रहे हैं आप जब। ये क्या बात हुई। सवाल अच्छा है, जवाब। ये जो वैन है, अब देखिए मैं वही आपके सामने लिख के आ रहा हूं। देखिए, एक है व्हेन डू यू ईट, ट्रांसलेशन है आप कब खाते हो। एक दूसरा, हाउ डू यू फील व्हेन यू ईट। यहां है आपको कैसा लगता है जब आप खाते हो। अब वही इनका जो सवाल है गुड़िया का, मैं वो दोहरा रहा हूँ। सवाल ये है कि सर हमने, आपने हमें बताया था वैन का मीनिंग है कब। WH फैमिली में याद कराया आपने कब। सर हमारे समझ में आ गया था कि वो कब को कैसे यूज करना। एग्जाम्पल है व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन डू यू ईट आप कब खाते हो। सर ये बात क्लियर हो गई। लेकिन सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ आपने बताया हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम हियर जब आप यहाँ आते हो, सॉरी व्हेन यू ईट जब आप खाते हो। तो सर यहाँ पर व्हेन का ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं जब, और यहाँ पे है कब। ये तो हमारा दिमाग खराब हो गया सर, कैसे करें हम। जवाब, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान इसका जवाब है। जवाब क्या है। जवाब ये है कि आपने जो वैन का माना पढ़ा है कब, जो WH फैमिली है, WH फैमिली में जो आपने वैन का मीनिंग पढ़ा है कब, ये उस वक्त रहेगा जब इस वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। फिर से सुन लीजिए, ये जो वैन है, इस वैन का माना है कब, जो WH फैमिली में पढ़े। तो ये जो इसका मीनिंग है कब, ये उस वक्त रहेगा जब के सेंटेंस में इस वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। जैसे यहां पर आपको डू दिखाई दे रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब वैन के फौरन बाद आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैन का यहाँ वही माना होगा, वही मीनिंग होंगे जो WH फैमिली में हो। क्लियर। अगली बात, अगर वैन सेंटेंस में आ रहा है और वैन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब यहाँ पर वैन का वो माना होगा, वो मीनिंग होंगे जैसी सूरत हाल होगी, जैसा तकाजा होगा। WH फैमिली वाला जो मीनिंग है वो नहीं होगा। ये है बात। अब देखिए जी। इस एग्जाम्पल में, हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है। अच्छा फील वो हो गया, ये उसी कीड़े की जो है मेहरबानी है। हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम हियर। इस पूरे के पूरे पार्ट में आप मुझे कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा सकते। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो पता ये चला कि वैन के यहाँ वो वाला मीनिंग नहीं है जो WH फैमिली। अब यहाँ वो मीनिंग होगा जैसा वक्त का तकाजा है और जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर होगा हाउ डू यू फील आपको कैसा लगता है व्हेन यू कम, व्हेन यू ईट जब आप खाते हो। तो यहाँ ट्रांसलेशन हम करेंगे जब। समझ में आया गुड़िया। यस सर, समझ में आ गया। ओके, एनी डाउट। सर एक क्वेश्चन और था, कितने आपको जानते हैं, तो हाउ मैनी पीपल, तो हमने ऐसे लिखा था हाउ मैनी पीपल डू यू नो, पर ये आपने सवाल, बताया। ये जितने भी आपके शुराका हैं ना, सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको आपको अपने घर बुला के चाय पिलानी चाहिए। वजह उसकी है कि तुम सवालात बहुत अच्छे कर रही हो। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखो, सवाल ये है
एक है हाउ मेनी, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी पीपल। और एक दूसरा सेंटेंस है हाउ मेनी पीपल। दोनों जगह हाउ मेनी पीपल है। एक सेंटेंस है हाउ मेनी पीपल डू यू नो, और एक है हाउ मेनी पीपल नो यू। देख रहे हैं आप? एक है हाउ मेनी पीपल डू यू नो, आप कितने लोगों को जानते हैं। तो ऊपर वाले सेंटेंस में यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू इसलिए आ रहा क्योंकि ये सब्जेक्ट यू बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है। और जाहिर है जिन सेंटेंस में चाहे वो डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो सेंटेंस होंगे, तो उनमें जहां जहां यू को आप सब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले डू लाएंगे आप। देख लीजिए, चाहे जहां जहां आप डब्ल्यू एच फैमिली में क्वेश्चन बनाएंगे यू के साथ, तो वहां पर डब्ल्यू एच फैमिली के बाद डू का आना लाजमी है। जैसे हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी के साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना तो पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पीपल लगा हुआ है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन असल है हाउ मेनी डब्ल्यू एच फैमिली में से है। जब डब्ल्यू एच फैमिली में से है हाउ मेनी, तो उसके बाद आपको डू लाना पड़ेगा, चूंकि आप यू इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको किसी ऐसे डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस में यू को इस्तेमाल करना होगा, तो आप वहां पर डू जरूर लाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली के बाद। जैसे यहाँ पर हाउ मेनी पीपल डू यू नो, जैसे डू आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको हाउ मेनी पीपल को ही सब्जेक्ट बनाना है, अगर आपको हाउ मेनी पीपल को ही सब्जेक्ट बनाना है सेंटेंस में, तो फिर डू लाने की जरूरत नहीं। ये ऐसा ही हो जाएगा जैसे ये वाला सेंटेंस आप बनाते हो। हु कम्स, ये बनाते ना आप, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब हाउ मेनी पीपल, इस पूरे के पूरे को आप सब्जेक्ट जब बना देंगे आप, तो सब्जेक्ट के बनते ही यहाँ आपको डू डज कुछ लाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वो सब्जेक्ट बन गया। अब अगली बात आप खुद कह दीजिए, हाउ मेनी पीपल नो यू, कितने लोग जानते हैं आपको। कितने लोग ये सब्जेक्ट बन गया, जानने वाले तो कितने लोग हुए ना, तो कितने लोग जानते हैं आपको। समझ में आया गुड़िया है? सर सम क्लियर हो गया। ओके। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, कोई बात नहीं गुड़िया। चलिए भाई, यस, एनीबडी एल्स, किसी का कोई और क्वेश्चन? देखिए ऊपर देखिएगा, हैंड रेज्ड ही नहीं शायद किसी का है। इसका मतलब है कि जिन्होंने रेज्ड किया था उनका भी क्लियर हो गया। क्या बात है सबा, यू आर ग्रेट, बिकॉज ऑफ यू नो वन हैज अ क्वेश्चन नाउ। ये बढ़िया है। चलिए बेहतर है भाई, नहीं है तो। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको और समझा दूं। अच्छा, इनको बुलाइए भाई, शिफा को। हेलो। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जब आप इंग्लिश बोलते हो आपको कैसा लगता है? तो इस सेंटेंस में दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना, जैसे हाउ डू यू फील व्हेन यू स्पीक इंग्लिश एंड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश हाउ डू यू फील? बोथ बेहतरीन, सेंटेंसेस राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही है गुड़िया, बोल सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके, बुलाइए भाई। पूछो, ये आज का जो सेशन है मैंने डाउट्स क्लियर के लिए बनाया है। पूछो जो पूछना है। शाहीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर ये आप अभी बोले थे ना, हाउ मेनी पीपल डू यू नो, ये इसके दो भी ट्रांसलेशन अलग अलग है ना सर? आप कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं, ये दो अलग है ना? क्या बात, अलग है। तो एक क्वेश्चन कैसे हुआ सर फिर? ये मतलब ये यूज कर सकते बोले थे ना आप, दो को भी एक, मतलब दो, एक सवाल के लिए दो यूज कर सकते बोले थे ना आप?
मैं गुड़िया आपका सवाल नहीं समझ रहा, प्लीज दोबारा बताइए। अच्छा, आप मतलब आप कितने लोगों को जानते हैं, इसके लिए हाउ मेनी पीपल डू यू नो, ठीक है। हाउ मेनी पीपल नो यू, ये दो यूज कर सकते बोले आप? नहीं, नहीं। अच्छा, वही पूछ रही थी कि मतलब दोनों का मीनिंग दोनों का अलग है। ट्रांसलेट। हाँ, मीनिंग अलग है, आप बताए थे ना अब। असल में ये क्या है कि ये मैंने देखो उस बच्चे को जवाब दिया जो सवाल कर रहा था, उसका हाँ। उसका सवाल वैसे ही था तो मैंने उसको वैसे ही जवाब दिया, ठीक है। अच्छा। लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है गुड़िया। देखो हाउ मेनी पीपल, यहाँ पर ये हाँ पूरा जो पार्ट है ना, हाउ मेनी पीपल, ये जी। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट। हाँ, वो समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो वही दोनों के लिए एक सवाल बोले तो ये ट्रांसलेट अलग अलग है ना, बल्कि पूछ रही थी मैं आपको। बिल्कुल अलग है। जी। हाउ मेनी पीपल डू यू नो में यू सब्जेक्ट है, यानी आप कितने लोगों को जानते हो, हाँ। और नीचे वाले में हाउ मेनी पीपल ये खुद सब्जेक्ट बन रहा है, और कितने लोग हाँ, कितने जानते लोग हैं आप। आपको जानते हैं। जी। ओके, थैंक यू सर। ओके। हम्म। डन। ये बतूल प्लीज। जी सर, दो सवाल है। एक ये कि व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। तो हैव अगर हम लोग टेंस के एतबार से देखिए तो हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता ही नहीं है, लेकिन आप बार बार क्वेश्चन करते हैं उसमें हैव आता है, तो हैव का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हाँ ये आना चाहिए है। क्या बात है भाई, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है माशाल्लाह। देखिए, पूछना ये चाहती हैं गुड़िया, ओहो, हैव के बारे में। देखिए हैव जो है, ये इसके दो पहलू हैं। इस बात से पहले एक चीज समझिए, कोई एक चीज कोई भी हो सकती है, वो कोई भी एक चीज अगर इधर नजर करके देखते हैं तो इसकी अलग हैसियत होती है, और अगर इधर नजर करके देखते हैं तो कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, मैं यहां पर आपके सामने हूं, अगर मैं अपनी बहन की तरफ निगाह करता हूं तो मैं उसका भाई हूं, ब्रदर हूं उसका, ठीक है। इधर अगर मैं नजर करता हूं तो यहां मेरी बेटी है तो उसका मैं फादर हूं, फॉर एग्जाम्पल। बंदा एक ही है, इधर नजर करके अलग हैसियत है, इधर नजर करके अलग हैसियत। ये तो मैंने एग्जाम्पल दी है। अगर मैं ऊपर अपने अब्बा अम्मा की तरफ नजर कर लूं तो मैं उनका बेटा हूं। तो बंदा एक ही, यानी एक ही चीज है, लेकिन वो एक ही चीज अलग अलग एतबार से अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल हो जाती है। एक ही बंदा है वो किसी का बेटा भी है, एक ही बंदा है वो किसी का भाई भी है, एक ही बंदा है वो किसी का शोहर भी है तो एक ही, लेकिन जैसा मौका वैसा वो खुद ब खुद हो रहा है। अब ये बात जब आपके समझ में आ गई तो अब अगली बात समझिए। अगली बात ये है कि यहाँ पर जो एक वर्ड हैव, ये हैव, इसका एक्चुअल मीनिंग है मालिक होना, रखना। कोई भी चीज जैसे मालिक होता है किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है तो मैं कह सकता हूँ आई हैव अ पेन, यानी मैं इस पेन का मालिक हूं। जो बंदा जिस चीज का मालिक होता है, जिसके पास होती है यूं कह लो, उसके लिए हैव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो हैव है, ये हैव वर्ड एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है और एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। वर्ड एक ही हैव, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है और ये मेन वर्ब के तौर पर भी यूज होता है। अब सवाल यही रह जाता है कि हमें ये पहचानना कैसे है कि यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ मेन वर्ब है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लेसन अभी आपका आया नहीं, लेकिन जो कि सवाल है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है, मैं दो सेंटेंस यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। मुझे कहना है कि जी मेरे पास पेन है, या मुझे ये कहना है कि
मेरे पास पेन है, यही वाला एग्जांपल मैं लाता हूँ, जरा बेहतर रहेगा, वरना और तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सीधा सीधा सेंटेंस मैंने बनाया, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। मैं एक पेन रखता हूं, मैं एक पेन का मालिक हूं, सब इसी में ट्रांसलेशन आता है। तो यहाँ पर जो हैव का यूज हो रहा है एज अ मेन वर्ब हो रहा है, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। एक दूसरा सेंटेंस है जिसमें मैं ये कहने जा रहा हूं कि जी मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा। अब ये जो है आपने याद किया था, बल्कि मैं जा चुका हूं, तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। ये दो एग्जाम्पल अलग अलग हैं। हैव यहां पर भी आ रहा है और हैव ऊपर भी है। सब्जेक्ट के बाद जो हैव आ रहा है और उसके बाद इस तरीके से कोई चीज आ रही है डायरेक्ट, ठीक है, यानी पेन है यहाँ पर ना, मतलब एक चीज है। तो हैव के बाद जब इस तरह कोई चीज आएगी तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हैव अपने एक्चुअल मीनिंग है, यानी जो मालिक होना और रखने के माना। अगर कहीं पर ऐसा होगा कि हैव के बाद कोई दूसरा वर्ब आ रहा है, जैसे यहाँ पर गोन आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हैव अपने एक्चुअल मीनिंग में नहीं है, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब इन भाई साहब की हेल्प करने के लिए यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, तो यहाँ पर है तो हैव का यूज, लेकिन ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा। तो समझ में आया गुड़िया? माइक ऑफ है। जी आया गुड़िया समझ में? जी सर। जी जी सर। शाबाश, ये और सर क्लियर हो एक जाएगा। लास्ट क्वेश्चन। करो करो, शाबाश करो। जी सर, कीप और डू का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और हम लोग को कैसे पता चलेगा जब डू का, जैसे लफ्ज में डू का आएगा तो ऐसे शॉर्टकट बता दीजिए कि पता चल जाए कि हाँ इसमें डू लगाना ही है। सवाल फिर से करिए गुड़िया, समझ में नहीं है, थोड़ा सा आराम कीप से। और हाँ। कीप और डू का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, कैसे समझ में आएगा कि हाँ यहाँ डू लग रहा है? ज्यादातर डू में वो होता है सर, प्रॉब्लम होती है। नहीं, आपको जो है ना प्रॉब्लम ये नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम हो मैं समझ रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम ये, मसलन मुझे ये कहना है कि मैं हंसता रहता हूँ, ये है शायद, वो कीप लाफिंग, इसी को पूछना चाह जी रहे हैं। जी जी जी। हाँ हाँ वही मिला। हाँ तो देखिए उसमें कुछ भी नहीं है। मसलन मुझे ये कहना है कि मैं हंसता रहता हूँ, तो गुड़िया इसमें तो कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा, या मैं बोलता रहता हूँ, सेंटेंस बना सकता हूँ मैं, आई कीप स्पीकिंग। मैं करता रहता हूँ तो उसमें आई कीप डूइंग, मैं करता रहता हूँ। मतलब मैं आपका सवाल शायद ये समझाऊं कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, डू वाले को, और कीप के साथ आईएनजी, इस तरह ही पूछना चाह रहे हैं, कुछ और है आपका सवाल? जी जी, ये क्लियर हो गया कि कीप रहा रहता हूँ आएगा तो कीप लगेगा। अब सर डू कैसे मालूम पड़ेगा कि डू का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और जब कोई सवाल इंसान करे तो लग जाए कि हाँ डू इसमें लगाना है, इम्पोर्टेंट है। बहुत बढ़िया। देखिएगा, उसका भी वही है, बच्ची ने अच्छा सवाल किया, खैर ये भी देखिएगा। मैं सेंटेंस यहां पर लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, ठीक है गुड़िया? तो यहां पर आपको नजर आ रहा आई डू, और उसके बाद डू के बाद जो चीज आ रही है जिसको किया जा रहा है वो फौरन अगर आ रहा है ना, इसका मतलब ये कि वो भी एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। ये वैसे ही जैसे हैव की तरह मैंने बताया था। एक सेंटेंस है, व्हाट डू यू डू, यहां पर दो बार डू आ रहा है, एक ये है और एक ये है, व्हाट डू यू डू। तो अब यहां पर जो डू है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ इसके फौरन बाद ये भाई साहब आ गए, यहाँ खड़े हो गए यू। अब डायरेक्ट कोई चीज नहीं है जिसको किया जा रहा है यहाँ डू के बाद, तो पता ये चला कि यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है मालूम है, आई डू माई वर्क, तो डू के फौरन बाद ही यहाँ पर वो चीज आ रही है जिसको आप कर रहे हो। जिस डू के बाद अगर फौरन वो चीज आ जाए जिसको आप कर रहे हो, इसका मतलब ये कि वहां पर डू एज अ मेन वर्ब यूज होगा। और अगर डू के बाद फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर व्हाट डू यू डू, तो
तो यहाँ पर जो डू है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। क्यों? इसलिए कि डू के बाद फौरन ये भाई साहब यू खड़े हैं ना यहाँ। अच्छा, ये वाला जो डू है, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है का मतलब भी ये होगा कि यहाँ पर भी ये एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। तो बस खुलासा यही है कि डू के बाद अगर कोई चीज है जिसको किया जा रहा है वो आ रही है तो वो मेन वर्ब है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब है। आया गुड़िया समझ में? जी जी। जज़ाकल्लाह। चलिए बेहतर है। एनीबडी एल्स? लकी अली आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम प्लीज। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि सर हम जब ये आपका प्रैक्टिस के लिए आपने सेंटेंस दे दिया था कि मेरे फादर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, माय फादर डजंट वांट टू मीट यू, उसपे से बीच में ये जो प्रीपोजिशन जो आते हैं ना, टीओ या फिर जो आर्टिकल आते हैं, इससे दिक्कत आती है, मतलब काम पर जैसे कि इज टू आ गया है, तो इस तरीके से क्या आगे आता है ना, कहाँ पर का यूज होगा, कहाँ पर आपकी एन आवाज, लगा है, कहाँ पर आप दाम लगा है, तो उससे थोड़ा आपकी जो आवाज है कंफ्यूजन ना होता है। ब्रदर, वो ब्रेक हो रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। और ये Yes. जब आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ना, जब देखिएगा आप कितनी ब्रेक है, बड़ा मुश्किल हो रहा है सुनना। फिर से बोल के देखिए। हम्म। माइक ऑफ हो गया। चलिए आप मुझे ना ब्रदर अली, जो बात पूछना चाह रहे हैं आप मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लकी, हाँ लकी अली, हाँ तो आप जो भी सवाल है आपका, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। मैं चूंकि 10 बजे के बाद ही फारिग हो पाता हूँ, कभी 10:30 भी बज जाती है मुझे फारिग होते होते। यहाँ से चूंकि सिस्टम पूरा रहता है, वीडियोस 3-4 बैच इनकी अपलोड करनी रहती है, बड़ी बड़ी वीडियोस हैं, सब में टाइम लगता है इसलिए। तो इसलिए मैं कभी कभी 11-11 बजे भेजता हूँ आपको वीडियो। वजह उसकी ये होती है कि वो अपलोड होने में इतना टाइम लेती है। तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा माशाल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। ऐसे ही करना चाहिए। जो कंफ्यूजन है जब तक वो दूर ना हो तो फिर आपको मजा नहीं आएगा खुद को भी, ठीक है? और अभी भी कुछ लोग अगर दिमाग में सजाए हुए बैठे हों तो उनको मैं यही कहूंगा कि और सजा लीजिए, पूछिएगा मत, सजाइए बढ़िया से। पूछना की क्या जरूरत है आपको? अरे पूछिएगा भाई, सर ये चीज सब। आप में से कुछ लोग ये मत करिएगा कि मैं यार ये सवाल करने लगूं तो दूसरे जो मेरे साथी पढ़ने वाले हैं वो क्या सोचेंगे, बताओ इतनी सी चीज नहीं पता। अरे भाई दूसरों के बारे में क्या सोचना, आपको जो नहीं पता वो पूछिए ना आप। अब एक बच्ची ने जो पहली थी, क्या नाम था उसका, सबा, सबा ने कितने क्वेश्चन किए उस बच्ची ने, 4-5 बहुत गजब क्वेश्चन किए उसने, मतलब मीनिंगफुल वाले एकदम। उसकी वजह से वो मैंने बात बताई आपको जो मेरे उस्ताद ने बताई थी। चलिए फातिमा। हाय अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम प्लीज। सर आपने जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडिंग, तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, ये भी करेक्ट रहेगा? आई डोंट फील लाइक स्टडिंग, लाइक सडन। नो नो स्टडिंग, अच्छा स्टडीइंग। या आई डोंट आपने फील लाइक, एक्सप्लेन किया था ना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद नहीं नहीं नहीं, स्टडिंग, हाँ उर्दू का गुड़िया, ट्रांस। वो सेंस यहाँ नहीं आएगा, अलग सर वजह क्यों से। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग वही है ना, आपने कहा था कि दिल नहीं कर रहा है। देखिए ऐसा है, जी। एक है किसी भी सेंटेंस का एक्चुअल जगह पे इस्तेमाल करना। आई डोंट फील लाइक, सही है आपकी बात, किसी भी चीज को अच्छा ना लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जी। लेकिन हम्म। ये जो पढ़ाई का मामला है कि मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा जी नहीं लग रहा है, तो आप इसको कह तो सकते हो आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग, मेरा पढ़ने को जी नहीं लग रहा है, या पढ़ाई में मेरा जी नहीं लग रहा है। लेकिन इसमें जो एक्चुअल ये सेंटेंस यूज होता हुआ देखा है मैंने, मेरी इल्म के एतबार से, वो आई डोंट फील कंफर्टेबल ही देखा है। बाकी वो और जो सर आपकी बात बिल्कुल सही है, उसको भी एंड इसी लाइक सेंस में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है आपका, कोई गलत आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग नहीं, गुड़िया बहुत अच्छा है, वो यूज होता है इसी तरह। मेरा आपसे बात करने को जी नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू, बिल्कुल सही है सेंटेंस एकदम। वो भी सर ऐसे भी कर सकते हैं, आई डोंट फील लाइक टू स्टडी, लाइक वी कैन यूज टू, आई डोंट फील लाइक टू स्टडी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए बेहतर है, मिलते हैं इंशाल्लाह भाई, जजाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।